नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जापान की रिक्वायरमेंट अभी चल रही है और बहुत जल्दी आप लोगों को मेरा ट्रैवल भी जापान का अनाउंसमेंट हो जाएगा। और जापान में काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनकी मेरी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं और वहां पर जाके उन प्रोफाइल्स के ऊपर काम करना है। जापान में करियर बहुत अच्छा है, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों के माइंड में, इसलिए शायद एप्लीकेशंस के ऊपर उनका इंटरेस्ट कम आता है। जैसे खास तौर से जापानी लैंग्वेज के ऊपर लोगों के मन में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं। जापान में दो प्रकार से वर्क होता है। एक तो जापानी आना, एवरेज जापानी आना जरूरी है, और एक पे ऐसा होता है कि जापानी आना जरूरी नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर वहां पर आके 3 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर बेसिक जापानी सिखा देते हैं या उसका अरेंजमेंट करते हैं। अभी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ग्लोबलाइजेशन बेस पर है, क्योंकि इस टाइम पर जो देखा जाए ये रिक्वायरमेंट एक केवल हमारे देश से ही नहीं और भी कई नेबरिंग कंट्रीज से भी लोग जाते हैं जापान के लिए। जापान में जो रिक्वायरमेंट रहती है, हाँ ये अलग बात है कि इंडोनेशिया, वियतनाम, यहाँ के लोगों की वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो रिक्वायरमेंट का कोटा कम रहता है। उसको दो चीज़ें होती हैं, या तो कोटा कम होता है या फिर कोटा होता है, लेकिन जो वहाँ पर मेजोरिटी लोगों की होती है उसके हिसाब से एम्प्लॉयर की डिमांड चेंज हो जाती है। जैसे सिंगापुर की बात करते हो, सिंगापुर में अगर एम्प्लॉयर के पास में चॉइस हो कि तमिल चाहिए या फिर नॉर्थ इंडियन चाहिए या रेस्ट ऑफ इंडियन चाहिए, तो तमिल को पहले प्रेफरेंस देंगे क्योंकि उनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वैसे ही अगर जापान में देखा जाए तो जापान में वियतनामी, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो मेजोरिटी रहती है। लेकिन कई कंपनी ऐसी होती हैं जो इंडियन कोटा को भी अप्रूव करती है और इंडिया के काफ़ी एम्प्लॉय मीन्स वर्कर वहाँ पर काम करते हैं। इंडिया में जो कोटा है, कोटा कम रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो कल्चर होता है, वर्क कल्चर होता है, वो जैसे वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ये लोग बेहतर तरीके से समझ पाते हैं वहाँ के माहौल को, वहाँ के जो कल्चर है उसको। लेकिन जो यहाँ से लोग जाते हैं वो ग्लोबल कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, मतलब कि उनको एक प्रकार से जो फॉरेन वर्कर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके हिसाब से उनको अप्रूवल मिलता है वीज़ा का। और देखा जाए तो कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कोटा सिस्टम की वजह से या फिर जो मेजोरिटी की वजह से, क्योंकि एम्प्लॉयर को प्रोडक्शन चाहिए वहाँ पर। एम्प्लॉयर को कोई भी पार्सलिटी या फिर कोई भी चीज़ें ऐसी, कोई भी एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हों। सो अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ऑब्वियसली इंडियन कोटा है, जिसमें से कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है, क्लीनर्स की रिक्वायरमेंट है, रेस्टोरेंट में कई प्रोफाइल्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट है। सैलरी काफ़ी अच्छी है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में सैलरी है। अलग अलग प्रोफाइल की अलग अलग सैलरी है। सैलरी प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड की जाएगी, जहाँ पर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पर कंफर्म किया जाएगा। वर्क परमिट 3 साल का या फिर 5 साल का होगा, आइदर 3 ईयर्स या 5 ईयर का वर्क परमिट होगा। क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एज लिमिट रहेगी, वैसे तो देखा जाए यहाँ पर अप टू 50 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप टू 40 ईयर तक के लोगों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से अप टू 40 ईयर तक के लोगों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हालांकि 45, 40, 50 ईयर तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके डॉक्यूमेंट आगे प्रोसेस हो जाते हैं। अगर एम्प्लॉयर कंफर्म करता है तो डेफिनेटली हम उनके ऊपर बात कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कोई भी प्रोफाइल के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ का जो गवर्नमेंट का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसके हिसाब से एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यंग लोग प्रोडक्शन अच्छा देते हैं, आउटपुट अच्छा देते हैं, रिजल्ट अच्छा होता है, कंपनी का काम फास्ट होता है, इसलिए वो लोग एज लिमिट कम रखते हैं। सिंगापुर में देखा जाए तो 30-32 के बाद बहुत कम कंपनी पसंद करती हैं या किसी भी कैंडिडेट को हायर करती हैं, बहुत ही कम कंपनी ऐसी होती है। इसीलिए जो लोग भी प्लान करना चाहे कर सकते हैं, अप टू 40 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 40 ईयर। प्रोफाइल वाइज उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पासपोर्ट में 3.5 साल का कम से कम वैलिडिटी होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी की कम है तो उसके लिए पासपोर्ट को रिन्यू करना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन रिन्यूअल करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क परमिट रहेगा उसमें से कम 3 साल 3.5 ईयर की वैलिडिटी होना ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और प्रोसेसिंग टाइम जो रहेगा वो लगभग 4 से 5 मंथ्स का रहेगा। इजी प्रोसेस है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर वीएफएस नहीं होता है, बैंक स्टेटमेंट कोई झंझट नहीं है। पीसीसी की रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं होती है, लेकिन पीसीसी की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि एम्प्लॉयर को रिकॉर्ड के बारे में कंफर्मेशन रहे, ताकि आगे फर्दर प्रोसेस में डिले ना हो। इसलिए वहां पर जो क्लाइंट ने हमें रिक्वेस्ट दी उसमें से पीसीसी रिक्वायरमेंट है, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस की हो ये जरूरी नहीं है। एसपी ऑफिस की पीसीसी भी अगर सबमिट करते हैं तो भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वहां पर कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कैंडिडेट का।
वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मेडिकली फिट, फिजिकल फिट कोई भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, इसमें कोई टफ नहीं है। इंग्लिश आना चाहिए, और अगर किसी को जापानी आती बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आती है तो अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों रिक्वायरमेंट अभी है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट अभी आने वाली हैं। हेल्थ केयर के लिए रिक्वायरमेंट आने वाली है, और भी कई सेक्टर की रिक्वायरमेंट आने वाली हैं। वो मेरे क्लाइंट विजिट के बाद होगी, क्योंकि जैसे मैं क्लाइंट से मिलूंगा उसके बाद ये रिक्वायरमेंट आएंगी जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं 2025 काफी अच्छा होने वाला है। जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं जापान के लिए, वो लोग डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, और वो हमारे कलीग को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी इस टाइम पर जापान के लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहेगा, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें रिफ्यूजल ना के बराबर है। अगर आपका सीओई आता है, अगर आपका जो कोटा अप्रूवल आता है, तो ये मान लीजिए आपका वीजा जरूर आएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम कहीं पर एप्लीकेशन पुट करते हैं जहां पर हमें 100% वीजा आने के चांसेस हों, वो रेशियो आपको सिंगापुर और जापान में ही मिल सकता है। यूरोप में ये 100% वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो लोग इंटरेस्टेड होंगे जापान जाने के लिए, जापान जाने के जिनका करियर बनाने का, जो फ्यूचर बनाने का सपना होगा, वो लोग डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और भी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आएंगी, आप वीडियो देखते रहें जिसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स के लिए को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।